नमस्कार, रात के 8 बज चुके हैं और बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। पाकिस्तान को आईना, जब सच से हुआ उसका सामना। जी हां, हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आतंकवादियों को अपनी गोद में बिठाने के संगीन इल्जामों से घिरे पाकिस्तान को उसी के एक बाशिंदे ने जैसे आईना दिखा दिया है। पाकिस्तान के पत्रकार, लेकिन अब कनाडा में शरण लिए हुए हैं तारिक फतेह साहब, जिन्होंने अपने ही मुल्क को टेररिस्ट स्टेट करार दिया है। ये वही पाकिस्तान है जो कि संयुक्त राष्ट्र से लेकर दुनिया के तमाम मंच पर कश्मीर मुद्दे को उठाने से बाज नहीं आता है। और ये वही पाकिस्तान है जिसमें भले ही गरीबी, अशिक्षा और कट्टरपंथ की नई कहानियां लिखी जाती रही हों, लेकिन जो भारत में आतंक फैलाने वाले गुटों पर नर्म रहता है। पहली बार शायद एक पाकिस्तानी ने इतने कड़े अल्फाजों में जैसे अपने ही मुल्क की क्लास ली। साफ है कि पाकिस्तान अपनी ही वजह से खुद, अपने और दूसरों के लिए आफत पैदा कर रहा है। क्या पाकिस्तान खुद में एक समस्या बन चुका है? ये सवाल बार बार उठता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क करार देते हैं जो खुद ही अपनी जड़ें खोद रहा है, जो खुद अपनी समस्याओं को दूर करने के बजाय हिंदुस्तान में अमन के खिलाफ काम करने पर ज्यादा ध्यान देता है। ये आवाजें अब तक दूसरे मुल्कों से उठती रही थी, लेकिन अब खुद एक पाकिस्तानी का कहना है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, यानी एक आतंकवादी देश है जो दूसरे देशों का पिट्ठू बन चुका है। जो आप टिप्पणी है, when countries are only looking at profit, then गुंडा countries like Pakistan will kick their। आपने यहाँ पे बड़ा मुतनाज़ा बात की जो जाहिर है पाकिस्तानी ऑडियंस को शायद बहुत पसंद है। आपने कहा गुंडा स्टेट पाकिस्तान। बिल्कुल, इट्स अ टेररिस्ट स्टेट। तो कैसे आप समझते हैं? ये तो दाऊद इब्राहिम की इपिटमी है। इस मुल्क का काम ही ये है कि ये दुनिया भर में शरपसंदी फैलाए। पाकिस्तान को लेकर ऐसी बेबाक बयानी करने वाले पाकिस्तानी हैं जनाब तारिक फतेह। पाकिस्तानी मूल के पत्रकार और लेखक तारिक का जन्म कराची में हुआ, पढ़ाई वहीं पूरी की और पत्रकार के तौर पर काम शुरू किया। लेकिन पाकिस्तान की आलोचना करना उन्हें भारी पड़ा। वो भी दिन आया जब उन्हें अपना ही मुल्क छोड़ना पड़ा और कनाडा जाकर बसना पड़ा। तारिक हिंदुस्तान में 4 महीने बिताने के बाद जब कनाडा लौटे तो उन्होंने वहाँ एक धमाकेदार इंटरव्यू दिया। इसी इंटरव्यू में तारिक ने पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट करार दिया। इंडिया की डिसेंसी है कि उसने अब तक गिलगित बल्तिस्तान पे अपना क्लेम अग्रेसिवली नहीं किया। जिस दिन इंडिया ने यह तय कर लिया कि they have to get back the territory that they lost in 1947, you will have a serious problem। और मैक्सिमम आपकी पॉलिसी क्या? हम बम मार देंगे दिल्ली पे। पाकिस्तान की औरतों को पॉलिसी नहीं ना। तारिक ने कहा कि पाकिस्तान अपनी आफत के लिए खुद ही जिम्मेदार है क्योंकि उसकी बुनियाद ही नफरत पर खड़ी है और पाकिस्तान के लोगों की भलाई इसी में है कि वो अपने हुक्मरानों की थोपी गई सोच से आजाद हों। तारिक ने अपने हिंदुस्तान प्रवास का तजुर्बा भी बांटा। बोले, हिंदुस्तान दुनिया का इकलौता ऐसा मुल्क है जहां इतने सारे मजहब और नस्ल के लोग एक साथ रहते हैं। इट इज फिनोमिनल कि इतनी कॉम्प्लेक्स कंट्री कैसे चलती है। शिया भी है, मुसलमान भी है, ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, गोरा भी है, काला भी है, सरदार भी है, बुद्धिस्ट भी है। वहीं बाबा बुल्ला शाह भी पैदा हुए, वहीं बुद्धा भी पैदा हुए और वहीं गुरु नानक पैदा हुए। तो इंडिया इज द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। इस बागी पाकिस्तानी की आने वाली किताब का नाम है हिंदू इज नॉट माई एनिमी। इसी किताब के सिलसिले में उन्होंने भारत के अलग अलग शहरों का दौरा किया और हिंदुस्तान की अनेकता में एकता की विचारधारा को करीब से महसूस किया। इससे पहले जनाब चेजिंग अ मिराज और द जू इज नॉट माई एनिमी नाम की किताबें लिख चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और हम इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आज का बड़ा सवाल। और हमारा आज का सवाल है कि क्या पाकिस्तान खुद और दूसरों के लिए बन चुका है आफत? हाँ या ना में आप हमें जवाब दीजिए। जवाब भेजने का तरीका आसान है। मोबाइल फोन के राइट मैसेज ऑप्शन बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए IBN 7, स्पेस देकर Y लिखिए हाँ के लिए, N लिखिए ना के लिए। इसे हमें 51818 पर SMS कर दीजिए। आपकी राय कार्यक्रम के आखिर में हम आपको बताएंगे। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खुद कनाडा से स्काइप के जरिए हमारे साथ पाकिस्तानी लेखक तारिक फतेह साहब मौजूद हैं।
पाकिस्तान से हमारे साथ कुछ ही क्षणों में जुड़ेंगी पाकिस्तान की कॉलमिस्ट मेहर तरार। इसके अलावा आपको बता दें कि हमारे पास भारत में भी एक पैनल है जिसमें बीजेपी से जुड़ेंगे पार्टी के प्रवक्ता संजय कौल, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ मीम अफजल साहब जुड़ चुके हैं, संघ विचारक राकेश सिन्हा जी जुड़ेंगे कुछ ही क्षणों में, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक कमाल फारूकी साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, अंजुमन मनाजे रसूल के अध्यक्ष सैयद अतहर हुसैन दहलवी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कुछ ही क्षणों में लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगे दारुल उलूम फिरंगी महली के प्रवक्ता और मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सुफियान निजामी। सबसे पहले तारिक साहब मैं आपसे जानना चाहूंगी, पाकिस्तान अपनी आइडेंटिटी की लड़ाई लड़ रहा है, ये आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो आपके विचार हैं, एक पाकिस्तानी होने के नाते ये आईना आपने पाकिस्तान को दिखाया है, हालांकि पाकिस्तान को ये बात हजम नहीं हो रही है। तारिक साहब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? स्काइप के जरिए जुड़ रहे हैं इसलिए हो सकता है थोड़ी सी समस्या आएगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे दोबारा हम उनसे संपर्क करें। हमारे साथ तमाम दूसरे खास मेहमान मौजूद हैं। मीम अफजल साहब, मैं शुरुआत अगर आपसे करना चाहूं, क्या आपको लगता है अपनी आइडेंटिटी की वजह से पाकिस्तान का ये हाल है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं आखिर वो मुल्क अगर अलग बना तो किस लिए बना, आज वो किसके लिए जी रहे हैं, उनका मकसद क्या है, अपने बाशिंदों को वो उस तरह से समझा नहीं पाए हैं और उतनी आजादी नहीं दे पाए हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि पाकिस्तान मजहबी बुनियाद पर बना था और मजहबी बुनियाद पर बनने वाली कोई भी स्टेट मैं समझता हूँ कि वो उस वक्त तक एक सही मजहबी स्टेट नहीं हो सकती जबकि उस मज़हब के सही उसूलों का वो मुल्क पाबंद ना हो। इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना, लेकिन इस्लामी उसूलों से उसने काफ़ी हद तक इनहराफ किया, यानी उसके ख़िलाफ़ काम किया। इसलिए लेकिन मैं आपका जो अभी मैंने तारिक साहब का जो आपने बताया कोई इन्होंने किताब लिखी है जी। मैं ख़ास तौर पे मुझे एक बात की खुशी हुई कि कम से कम पाकिस्तान में एक शख्स ने आगे बढ़कर के ये कहा है कि हिंदू इज़ नॉट माई एनिमी। ये मैं समझता हूँ कि बहुत अहम बात है। पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया है या जिस तरह के वहाँ पर सोच है वो हिंदुस्तान की दुश्मनी के अंदर हिंदुओं को भी अपना कभी कभी नंबर 1 दुश्मन बताते हैं और हिंदुओं से लड़ाई लड़ने की बात करते हैं। मैं समझता हूं कि उन्होंने ये बात कहकर बहुत जुर्रत का काम किया है कि हिंदू इज नॉट माय एनिमी, और मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने, और इसका मैसेज सिर्फ भारत में नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सारी दुनिया के अंदर हिंदू और मुसलमान जो भारत से ताल्लुक रखते हैं, पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। उन्होंने जो भी बातें लिखी हैं वो तो तफसील उसकी आप बताएंगे, बिल्कुल हम, लेकिन मैं समझता हूं कि ये बहुत काबिल जिक्र बात है और मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूं कि आपने इस पर एक तफसीली प्रोग्राम रखा और काफी लोगों को इसमें आपने आज मदू किया है, यानी चाहेंगे कि मीम साहब आप हमारे साथ रहिए, क्योंकि आपकी राय बहुत अहम है हमारे लिए भी, हम चाहेंगे आप रहे। तारिक साहब हमारे साथ जुड़ चुके। तारिक साहब, मेरा सवाल आपसे कि आपने जी सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। जी, आपकी किताब की बहुत सराहना यहाँ पर हो रही है। लोग कह रहे हैं कि कम से कम कोई पाकिस्तानी तो है जो ये कह रहा है कि हिंदू हमारे दोस्त हैं, हिंदू मेरे दुश्मन नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक पाकिस्तानी होने के नाते आपने अपनी बेबाक राय जो यहाँ पर रखी है, लेकिन ये बताएं पाकिस्तान में तो इसकी खिलाफत हो रही है, वो लोग तो पसंद नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं ये गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या सोच है इसके पीछे आपकी? आप क्या सोचते, क्या सोचकर आपने ये बात बोली? देखिए, एक बुनियादी जो मुसलमान पे फर्ज है वो ये कि किसी सूरत वो झूठ ना बोले। एक कुरान में आयत है कि सच बोलो उस वक्त तक तब के अपने आप से अगर नुकसान हो रहा हो तब भी सच बोलो। तो देखिए, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, हमारे माँ बाप हिंदुस्तान में, उनके परदादा पता नहीं कहाँ तक, कुछ लोग आए होंगे ईरान या अरब से, उनसे हमारा क्या ताल्लुक, हम तो इसी धरती के। अब जिन्ना साहब ने बंटवारा करा के 10 लाख आदमी मरवा दिए, औरतें मरी पंजाब और बंगाल में, ज्यादातर पंजाब में हुआ, उसका क्या नतीजा निकला?
पाकिस्तान में कौन सी ऐसी चीज है जो सच पे है, और अपने ही आप को वो मार रहे हैं। अभी बलूचिस्तान में इतना जुल्म है कि वो खबरें नहीं आती हैं, वरना जो बांग्लादेश में इन्होंने किया था इस्लाम के नाम पे, अब वो बलूचिस्तान में कर रहे हैं। दुनिया भर के टेररिस्ट रखे हुए हैं, फौज जो है लूट रही है, वही जनरल जो शराब पी पी के नशे में धुत रहते हैं वो इस्लाम की बात करते हैं। यानी तारिक साहब, पाकिस्तान अपनी आइडेंटिटी का शिकार हो रहा है, उसको ये नहीं पता कि आखिर सोच क्या है, उनकी आइडेंटिटी क्या, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल मुनासिब बात की आपने। आप ये देखिए कि पूरा पंजाब, वहां पे पंजाबी जबान पे पाबंदी लगा दी खुद पंजाबियों ने, तो वो हम उर्दू में कहते हैं कौवा चले हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गए। उनको पता ही नहीं कि वो रावी पे रहते हैं, लाहौर में हैं, कुरुक्षेत्र कहाँ है, अमृतसर, कुछ नहीं पता। सिर्फ ये पता है कि हम किसी तैमूर के साथ आएंगे और दिल्ली पे हमला करेंगे और ऐसी तैसी कर देंगे। सोच यानी वही है, अभी तक उस तरह की सोच है। मेहर तरार हमारे साथ है। तारिक साहब आप रहिएगा, क्योंकि मेहर आपके इन सवालों का जवाब देना चाहेंगी। मेहर, ये जो तस्वीर तारिक साहब ने पेश करने की कोशिश की है कि पाकिस्तान अभी तक अपनी आइडेंटिटी की लड़ाई लड़ रहा है, ये नहीं पता कि वो कौन है, क्या मकसद है पाकिस्तान का, और लोगों को भी उतनी आजादी नहीं दी जा रही है वहां। सबसे पहले तो मैं इनसे सवाल पूछूंगी कि आखिरी दफा ये पाकिस्तान कब आए थे, पाकिस्तान के ऊपर ये कमेंट्री कर रहे हैं और किताबें लिख रहे हैं और नॉन स्टॉप बोलते हैं जिस पाकिस्तान के बारे में, ये पाकिस्तान आए कब थे, ये मैं इनसे सवाल पूछना चाहती हूँ। पाकिस्तान में जो रिलीजियस परसिक्यूशन है, पाकिस्तान में अगर एथनिसिटी की बेसिस पे लोगों के साथ कुछ बुरा सलूक किया जाता है, उसको कॉन्स्टेंटली हाईलाइट किया जाता है, उसके बारे में अखबारों में लिखा जाता है, टीवी शोज किए जाते हैं, लोग बोलते हैं, एक्टिविज्म होती है, कोर्ट्स में जाते हैं लोग, पार्लियामेंट में बोला जाता है। ये इनकी गलतफहमी है या ये परसेप्शन देने की कोशिश कर रहे हैं that there's complete silence about all these issues in Pakistan. That is completely untrue. I used to work in newspaper, Daily Times. उनके वो आज के दिन तक we publish dozens and dozens of articles और हर हफ्ते छपते हैं जो कि बलोचिस्तान के इश्यूज के बारे में, और इतने हार्श किस्म के आर्टिकल होते हैं कि लोग हमारे से सवाल पूछते हैं, पहले भी पूछते थे, अभी भी मेरे से पूछते हैं, इवन दो आई एम नो लॉन्गर विद द न्यूज़पेपर, कि आपको कोई कुछ कहता नहीं है या आप लोग कैसे करते हैं। पर मेहर, ये बात भी आपको माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर पत्रकारों को अपनी बात रखने की उतनी आजादी नहीं है। आंकड़े गवाह 2010 में 16 पत्रकारों ने पाकिस्तान छोड़ा, 16 में से 3 पत्रकारों को मजबूरन वहां से निकाला गया। ऐसे बहुत से अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकते। एक्सपीरियंस से बताती हूँ आपको मैं, आई कैन एक्चुअली गिव यू लिंक्स टू ऑल द आर्टिकल्स आई हैव रिटन ऑन द, फॉर इंस्टेंस, परसिक्यूशन ऑफ अदर रिलीजन्स इन पाकिस्तान, क्योंकि मैं माइनॉरिटीज वर्ड यूज करना नहीं पसंद करती पाकिस्तानियों के लिए। मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं, मैंने ब्लास्फेमी लॉ के बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं जो मेरे एक्चुअली सारे कंपाइल होके आपके इंडियन पब्लिशर ही पब्लिश कर रहे हैं अगले महीने। मैंने बहुत कुछ लिखा है पाकिस्तान के इशू, ना मुझे कभी कोई धमकी आई, और मुझे सबसे ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस पाकिस्तानियों की तरफ से मिलता है। वो आर वेरी अपसेट कि पाकिस्तान में जो लोगों के साथ जहाँ ज्यादती हुई है उसको अगर उसको रेक्टिफाई किस तरह करें। तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से लोगों को निकाल देनी चाहिए। मीडिया परसेप्शन जो है कि यहाँ पे सब कुछ कर किया जाता है, यहाँ पे किसी को कुछ बोलने की इजाजत नहीं है। चलिए, अगर हम इसको परे रख देते हैं, डिनाई कर ही नहीं रही। हाँ, इस सोच को चलो अगर हम परे रख देते हैं, हर जगह पे होती है, मेहर मानिए कि इस सोच को हम परे रख देते हैं, लेकिन फिर भी क्या आप ये बात मानेंगी कि तारिक फतेह साहब जैसा एक तबका है पाकिस्तान में जो आज भी ये सोचता है, जो आज भी भारत विरोधी नहीं है, ये बात आप मानेंगी? और वहां के हुक्मरानों की बनाई हुई ये सोच है। प्रॉब्लम ये है कि तारिक फतेह साहब पाकिस्तान में रहते नहीं है ना, वो कनाडा में रहते हैं और वहां से बोलते हैं, और वहाँ पर ना वो पाकिस्तान, मुझे तो नहीं पता। आई हैव नेवर। तारिक साहब इसका जवाब देना चाहेंगे आप? तारिक साहब, देखिए, भी नहीं है कि वो पाकिस्तान में रहते होंगे। अगर उन्होंने किसी और की कोई बात सुननी ही नहीं है, मैं और वो एक दूसरे को ट्विटर पे भी फॉलो करते थे, आई हैव सीन हिज आर्गुमेंट्स विद अ नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लिबरल पाकिस्तानी जो कि हर पाकिस्तान पे बोलते हैं, उसकी क्या वजह है कि तारिक फतेह साहब की उनमें से किसी के साथ नहीं बनती। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर? बिकॉज इतनी ज्यादा ये एक प्रिविलेज है, पाकिस्तान की कथा कलामी होती है, बोलने का मौका देते हैं और उसके बाद इस तरह की जुबान इस्तेमाल करते हैं ट्विटर पे कि, और मैं पर्सनल विक्टिम हूँ इनकी जुबान की, तो इसलिए मैं ये नहीं कि आई एम एक्सैजरेटिंग और एनीथिंग। जब इन्होंने बात ही नहीं सुनी, समझते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट है,
ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, पाकिस्तान में बहुत It is black and white. और हम सामने मैडम, it is black and white. रोज बोलते हैं ये पंजाब के मुसलमानों की इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। हम पाकिस्तान आप देखिए, आपकी फौज है, आपका ISI है, आप कत्लेआम कर रहे हैं पाकिस्तान में, ये आपकी प्रिविलेज है। पंजाब ने अपनी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में अपनी ही जबान पे पाबंदी लगा दी। अब ये मोहतरमा आके कह रही हैं कि हमें पूरी आजादी है। कहाँ की आजादी है? कोई 600-700 सहाफी मर गया है बलोचिस्तान के अंदर। कोई सहाफी जिंदा रह ही नहीं सकता बोल के आप लीज डुसेट को और दुनिया भर के जर्नलिस्ट को बुलाते हैं, अमन की आशा के चर्चे करते हैं। कभी गए हैं आप जाके खुजार में, तुर्बत में? आपने बलोचिस्तान बेच दिया चीन के हाथ आगे। ये कोई मुल्क अपने शहर बेचता है? ये तो बिल्कुल वो हालत हो गई है पाकिस्तान की कि जो पैसा दे उसके साथ वो चले जाते। चीन से भी दोस्ती है, सऊदी अरेबिया से भी है, अमेरिका से भी है। खैराती बन गए। 30 लाख बंगालियों को मारने के बाद इनको चैन नहीं नसीब है और अब ये अमन की आशा कर रहे हैं। आप हिंदुस्तान वाले बेवकूफ, जब देखिए 2-4 लोग आए हुए होते हैं दिल्ली, बेवकूफी की बात करके चले जाते हैं। और इतना झूठ! आप पूरे लाहौर के अंदर एक हिंदू नहीं रहता है? कुछ शर्म की बात है। पूरे आपने ननकाना से साफ कर दिए सिख। सिंध के अंदर हिंदू लड़कियों को उठा उठा के मुसलमान कर रहे हैं। कुछ शर्म करनी चाहिए, खुदा का खौफ करें। कभी आईने में शक्ल देखें कि क्या कर रहे हैं दुनिया भर में आप। आपको सिंध आपसे अलग होना चाहता है। कराची शहर में 20,000 की फौज भेज दी आपने, वहां 4,000 लड़कों को अरेस्ट किया हुआ है। ये लूट मार बंगाई हुई पाकिस्तान फौज ने, और मेहर बेगम साहिबा आके डिफेंड कर रही उनको। भाई ISI की प्रोटेक्शन होगी तो हर कोई बोलेगा। आपको किसको सबसे पहले तो आप मैं 2006 में आया और मैं लानत भेजता हूँ ऐसे मुल्क में आने पे जहाँ ना औरत की इज्जत है, जहाँ ना बलोचिस्तान के किसी मामले में आप लोगों को शर्म नहीं आती है कि 30 लाख बंगालियों के मारने के बाद आप पलक झपकते नहीं है, देखते नहीं है। 50,000 लोगों को अरेस्ट किया आपने, मार रहे हैं आप वो हिंदुओं को उठा के अपने डेरा बुक्टी में कितने 100 हिंदुओं को मारा। तारिक साहब रोकना चाहूंगे, क्या मेहर हमारे साथ है? आपने जनरल किसका कत्लेआम नहीं किया? तारिक साहब एक मिनट बस। मेहर, क्या आप हमारे साथ हैं? क्या सुन रही हैं आप? मेहर तरार, क्या आप सुन रही हैं यहाँ पर? मेहर तरार ने फोन काट दिया। वो बात मुश्किल है पाकिस्तान। तारिक साहब, मेहर तरार ने फोन काट दिया, वो नहीं सुन रही हैं आपकी बात, उन्होंने फोन काट दिया। शायद जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन हम कोशिश करेंगे मेहर तरार को दोबारा से जोड़े। तारिक साहब, आप रहिए हमारे साथ। मेरे साथ और 2 खास मेहमान यहाँ से भी जुड़े हुए हैं। मीम अफजल साहब भी हैं, संजय कौल भी। संजय कौल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हालांकि तारिक साहब ने ये आईना दिखाया है अपनी किताब के जरिए, ये बात जरूर लिखी है कि ठीक है हिंदू इज नॉट माय एनिमी, ये किताब है, लेकिन साथ ही साथ कुछ बातें हिंदुस्तान के लिए भी, क्योंकि जब वो अपने मुल्क के लिए कुछ कह रहे हैं और एक अमन पसंद शख्स अगर उसके किताब के जरिए मैसेज देने की कोशिश करता है तो उसका मैसेज, क्योंकि पड़ोसी हैं हम, वो हमें भी लेना चाहिए। क्या आप ये भी बात मानते हैं कि हिंदुस्तान में भी धर्म को लेकर सियासत होती है? भले ही ज्यादा ना हो, भले हम उनके कंपैरेटिव ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमें कमजोर करने की कोशिश करती है। संजय कौल साहब। जी हाँ, मुझे लगता है कि हमारी, बल्कि हमारे देश की कोशिश यही रही है कि इस तरह की बातें न हो पाएं। मुझे लगता है हमारी स्ट्रगल बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है। पाकिस्तान की स्ट्रगल एक तरह से एक फैनाटिकल फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ जाती है, और हमारी कोशिश, क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है, और सच तो यह है कि जो इसमें विकृति नजर आती है, जो टेढ़ापन नजर आ रहा है, ये भी कुछ अंतरराष्ट्रीय कुछ माहौल जो बन रहा है उसके रिस्पॉन्स में है, कुछ टेररिज्म के माहौल की वजह से हो पाता है। लेकिन हमारी कोशिश हर समय, और जैसा मुझे लगता है तारिक साहब ने जो कहा, मुझे ये कहने दीजिए कि तारिक साहब से जो सहमत नहीं है वो न पाकिस्तान का दोस्त है न वो दुनिया का दोस्त है, क्योंकि तारिक साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा जो खास तौर से किसी खास कम्युनिटी के लिए हो। उन्होंने ह्यूमैनिटी की बात करी है, मुझे लगता है हम सबको उसकी तारीफ करनी चाहिए और कर रहे हैं। लेकिन जो समझने वाली बात है कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट अनफॉर्चुनेटली उसके अपने लोगों को ये फ्रीडम नहीं दे पाती है कि वो जाहिर कर पाए। आपने देखा है कि पाकिस्तान को अगर आप देखें तो नेट एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म कहा जाता है। अगर पाकिस्तान के बारे में पूछा जाए तो कि पाकिस्तान के बारे में क्या, तो आप कहते हैं उनका
निर्यात जो है वो फंडामेंटलिज्म है और टेररिज्म है। हमारी कल्चर ये रही है कि हमसे जब पूछा जाता था भारत का सबसे बड़ा निर्यात क्या है, स्पिरिचुअलिज्म है, कि तू भी मेरा भाई है, मैं भी तेरा भाई हूं, तेरा तरीका अलग है, मेरा तरीका अलग है, हाँ। तू भी रह ले, मैं भी रह लूं। हमारी हिस्ट्री ये है। पाकिस्तान अभी अपने इतिहास से लड़ रहा है। वो कहता है कि 1947 से पहले हम कुछ नहीं थे और खुदा ना खास्ता सब के सब एक ही रात को हम सब मुसलमान बन गए और पाक हो गए। तो जो कंफ्यूजन पाकिस्तान में है वो उसकी लीडरशिप का है। ठीक है। हिंदुस्तान में भी आज टेंशन इस बात की है कि हिंदुस्तान में भी मुसलमानों की लीडरशिप इस तरह की न हो जाए। हाँ। और यही हम सबको मिलकर देखना है। ये मुझे लगता है हम काफी आगे हैं। इस बात मुझे लगता का है जिक्र- जैसा तारिक साहब ने कहा, मुझे हिंदुस्तान प्लीज कुछ बात पहले से करने का सबको मौका इशारा दिया देता जाए। आ हाँ, मैं रहा आती हूँ है आपके और पास, हम इसको लौटती लीड हूँ कर मैं। सकते हैं इस मोमेंट को। ठीक है, मेहर मैं लौटती हूँ आपके पास। बस मैं एक रिएक्शन राकेश सिन्हा जी का ले लूं इस पर। राकेश जी, आप ये बात मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर तारिक साहब ने एक और चीज मेंशन की है कि हिंदुस्तान में वैसी चीज नहीं जो कि पाकिस्तान में, लेकिन हाँ फिर भी कुछ लीडर्स हैं सोसाइटी में जो कि इस तरह की चीजों या फिर सोसाइटी को कहीं ना कहीं सोसाइटी में गड़बड़ फैलाने की कोशिश होती है। कुछ लीडर्स पर भी उन्होंने बात कही। राकेश सिन्हा जी। देखिए, मैं थोड़ी पाकिस्तान पर एक टिप्पणी करूंगा। मीम अफजल साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी तकरीर की है आज। देखिए, एक बात है, जब पाकिस्तान आंदोलन शुरू हुआ तो उन्होंने कहा हमारे पास राष्ट्र है, राज्य नहीं है, हमको एक अलग राज्य चाहिए। अब जब राज्य बन गया तो पाकिस्तान राष्ट्र को खोज रहा है। पहले उनके पास नेशन नहीं था, नेशन था, स्टेट नहीं था। अब स्टेट है तो नेशन नहीं है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं परसिक्यूशन का। हिंदुओं की बात तो छोड़ दीजिए, पाकिस्तान में हिंदू कितने रह गए, मेहर तरार जी बता दें। तारिक फतह साहब भले वहां नहीं है, वो तो वहां हैं, बता दें हिंदू कितने बचे। एक अहमदिया वहां मुसलमान है। 1974 में सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके अहमदिया को इस्लामिक दायरे से बाहर कर दिया गया। और 1979 में दूसरा एक संशोधन किया गया, जब जियाउल हक थे, उन्हें तो इस्लामिक बातों को उपयोग करने से भी प्रतिबंधित कर दिया गया। एकमात्र पाकिस्तान में फिजिक्स में अब्दुल सलाम को मिला था नोबेल प्राइज, उन्होंने 1979 में पाकिस्तान छोड़ दिया। तो सवाल उठता है कि सिर्फ हिंदुओं के प्रोसिक्यूशन की बात नहीं है। और बलूचिस्तान की एक घटना मैं बताता हूँ, वहां गौदार नाम का पोर्ट है, उसको वो चीन के हवाले सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि बलूचिस्तानियों पर कंप्लीट उनका कंट्रोल बना रहे। आज मैं कहूंगा पाकिस्तान में पंजाबी उपनिवेशवाद है और आंतरिक उपनिवेशवाद के शिकार वहां के अहमदिया हैं, आंतरिक उपनिवेशवाद के शिकार वहां बलूचिस्तानी हैं। इसलिए सवाल पाकिस्तान की अपनी आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है। उनकी विरासत नफरत थी, वर्तमान नफरत है और भविष्य नफरत है। नफरत की बुनियाद पर बना हुआ राष्ट्र या राज्य कभी आगे लंबे समय तक नहीं चल सकता है। ठीक है, मेरे सवाल का जवाब चल रहा है और आगे भी इंशाल्लाह ताला चलता रहेगा। पाकिस्तान को खत्म करने की बातें आप लोगों को नहीं करनी चाहिए कॉन्स्टेंटली। प्लीज लेट मी स्पीक फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स। जी मेहर बोलिए, मेहर अपनी बात रखिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि somebody like me, I have written against each and everything that these people are talking about. मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स जब से लिखना शुरू किया है, जब से ट्विटर, मैं भी आपको लिंक से डरा देती हूँ। मैंने बलोचिस्तान के इशू पे लिखा नहीं है, क्योंकि जिस चीज का मैंने पर्सनली खुद जाके देखा नहीं है, आई वुड नॉट वांट टू कमेंट ऑन दैट। लेकिन मैंने सैकड़ों मैंने डजन्स एंड डजन्स ऑफ आर्टिकल्स एड्रेस किए थे जो कि बलोच कॉज को हाईलाइट करते थे और वो हम प्रिंट करते थे। वन, दूसरी बात यह, हिंदू, क्रिश्चियन, हेलो मेहर जी मेरा एक सवाल है। मेहर जी आपसे मेहर जी एक मैं सवाल, एक छोटा सा सवाल है। प्लीज डू नॉट इंटरप्ट मी। नहीं, मेरे सवाल का एक जवाब दीजिए कि आजादी के बाद पाकिस्तान जब स्वतंत्र हुआ, पाकिस्तान जब एक देश बना, तब हिंदुओं की संख्या क्या थी और आज हिंदुओं की संख्या क्या है? मुझे बात करने दें प्लीज। मैंने हिंदू, क्रिश्चियन, शिया, नहीं, मैं मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने तारिक फतेह से कहा कि आप कनाडा में रहते हैं, आप तो पाकिस्तानी हैं। आप बताइए हिंदुओं की स्थिति क्या है वहाँ पर? प्लीज थोड़ी देर खामोश हो जाए थोड़ा सा। हजारों दफा मैंने पाकिस्तान के बारे में, मैं खामोश हूँ, मैं सवाल का जवाब मांग रहा हूँ। आप पाकिस्तान की तकरीर कर रही हैं, मैं जानना चाहता हूँ अहमदिया मुसलमानों की, हिंदुओं की, बलूचिस्तानियों की स्थिति क्या है? ठीक है, मेहर का जवाब लेते हैं। राकेश जी एक मिनट, जवाब जरा सुन लेते हैं। मेहर अपनी बात जल्दी से रखिए। ठीक है, उन्होंने कुछ दिन पहले ट्विटर पे मेरी एज के बारे में, मेरी शक्ल के बारे में, और उसके बाद ये जो नहीं वो जो सवाल पूछ रहे उसका जवाब दे दीजिए मेहर। हाँ जी, उन्होंने ट्विटर पे आके कहा था कि 72 इनको मेल्स मिलेंगे जन्नत में जाके, ये बातें करें। तारिक फतेह साहब इस तरह के ख्यालात हैं औरतों के बारे में। तो नाउ लेट मी स्पीक।
पाकिस्तान ने अपनी माइनॉरिटीज के साथ, जो कि वर्ड में यूज करना बार बार कह रहे हैं, पसंद नहीं करती, नॉन मुस्लिम्स के साथ जो कुछ किया है वो बहुत सिंपल बात है। हो रही है, मुझे कान में सुनाई दे रही है। ज्यादा हमारे मुल्क की जो डार्क चीजें हैं उनको हाईलाइट करता है और हमने उसके बारे में नहीं, ऐसा नहीं है मेहर, यहाँ पे हमारे साथ बैठे हैं मुस्लिम धर्म गुरु, वो शायद आपके सवाल का जवाब दे देंगे। दैट इज कम्प्लीटली अनट्रू। गुजरात में जो कुछ हुआ था, ABCD जिस जगह पे कुछ होता है उसके बाद इसका जवाब आपको मिलेगा, इसका जवाब मेहर आपको मिलेगा। बस एक छोटा सा रिएक्शन, मीम साहब एक रिएक्शन मैं आपका चाहूंगी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे मीम साहब। देखिए, पहली बात तो ये कि मैं ये देख रहा हूं कि बहस का रुख पाकिस्तान से शायद जुड़ी हुई हैं मेहर तारड़ और तारिक साहब, उन दोनों के दरमियान हो गई है। मैं ये समझता हूँ कि तारड़ साहब मेहर को पाकिस्तानी सरकार का रिप्रेजेंटेटिव समझ करके बात कर रहे हैं। मेहर आप मेरी बात सुनो। मुझे लगा कि तारिक साहब मेहर को जर्नलिस्ट ना समझ करके एक पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा समझ रहे हैं। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं उनको सोचना चाहिए। ठीक है मीम साहब, मेहर अपनी भी बात एक रखिए। इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, उनका व्यू लेना चाहिए। वो अपनी कंट्री के बारे में जो कहना चाहें जरूर कहें, लेकिन जो तारिक साहब ने भुगता है वो देश छोड़ करके चले गए हैं। कराची से ऐसे बहुत से लोग आज देश छोड़ करके चले गए हैं, उसमें एक MQM के फाउंडर मेंबर और फाउंडर प्रेसिडेंट कहना चाहिए या बानी उसको कहना चाहिए, वो भी कई सालों से पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, लंदन के अंदर रह रहे हैं। अल्ताफ हुसैन साहब, वो भी वहां पर ये लड़ाई, अभी आपने बलूचिस्तान का जिक्र किया, आपने वहां बहुत सारी चीजों का जिक्र किया, लेकिन मैं एक बताना चाहता हूं कि कराची से चूंकि इनका ताल्लुक है, मैं नहीं कह सकता कि वो उनका आबाई ताल्लुक कहाँ से है, शायद हिंदुस्तान के किसी सूबे से हो, लेकिन जो लोग यहाँ से महाजर बन करके गए थे और वहां से मेरी बात सुन लें प्लीज। मेहर, आप मेरी बात सुन लें, जब आपको हमने नहीं टोका तो प्लीज आप संक्षेप में मुझे ब्रेक लेना है। और जरा बहुत संजीदगी से मैं एक बात कह रहा हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि देखिए, आपके यहां से जो लोग आए, हमारे यहां वो शरणार्थी कहलाए, और आज आजादी के 67 साल के बाद हमारे मुल्क में कोई जानता भी नहीं है कि शरणार्थी कौन है जी। लेकिन महाजर जिनको कहा गया, वो आज तक महाजर कहलाते हैं। आपने उनको पाकिस्तानी बनने में वो मदद नहीं की जो आपका हक था, जो आपको करना चाहिए थी। ठीक है, इसी पर हुकूमत पाकिस्तान इसी पर मेरे ख्याल से मेहर आपको जवाब भी मिल गया होगा। उसका रिफ्लेक्शन भी शायद और जवाब हमारे साथ दो और खास मेहमान हैं, कमल फारूकी साहब मौजूद हैं, रेलवी साहब हैं, दोनों से जवाब लेंगे। और 8 बजे में एक हीटिंग डिबेट जिस पर हम बात कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान अपनी आइडेंटिटी का शिकार हो रहा है, क्या नहीं पता कि उनकी आइडेंटिटी क्या है, इसी को लेकर हम बात कर रहे हैं। इंडियंस आर नॉट माय एनिमी, ये किताब लिखने वाले हैं तारिक फतेह साहब, जिन्होंने ये बात कही है कि पाकिस्तान में जो भी हालात है, खुद पाकिस्तान उसके लिए जिम्मेदार है। एक पाकिस्तानी है लेकिन रहते कनाडा में। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। इससे पहले कि मैं बाकी लोगों के पास जाऊं, मेरे साथ स्टूडियो में कमाल फारूकी साहब और दिलवी साहब मौजूद है। कमाल फारूकी साहब, मेहर तरार और हमारे तमाम पैनलिस्ट की बातें आपने सुनी, सीधा सीधा ये बताइए, फर्क क्या दिखता है आपको हिंदुस्तानी मुस्लिम और पाकिस्तानी मुस्लिम में? देखिए, डेफिनेटली जहाँ तक मेरा मुल्क है, बहुत खूबसूरत मुल्क है, और जो तारिक साहब ने बात कही, मैं उनकी उस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये हिंदुस्तान की ब्यूटी है कि जहाँ पर इतने मज़ाहिब, इतने मसलक, इतने डिफरेंट लोग, कलर के लोग बाग सब मिलकर मसले के अपने हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं और उसके लिए लड़ रहे हैं और उसको आगे ले जाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने पैदा किया एक ऐसा मुसलमानों मसले का एक ऐसा प्रेसिडेंट पैदा किया जो मुसलमानों और हिंदुओं में सब में बराबर का उसको सल्यूट किया और पूरे दुनिया में उसका नाम हो। और जिस तरह से वालिहाना तरीके से अब्दुल कलाम साहब का, जिस तरह से अब्दुल कलाम साहब का जिस तरह से उनकी मौत के ऊपर खराज तहसीन अदा किया, ये हिंदुस्तानी एक कर सकता है, बाहर के मुल्क वाले नहीं कर सकते, और शायद पाकिस्तानी इस मामले के अंदर बदनसीब हैं। लेकिन उसी के साथ साथ जो तरार हैं और जो दूसरी हमारी ख़वातीन वहाँ पर काम कर रही हैं, हम उनको जानते भी हैं बहुत अच्छी तरीके से। वहाँ वो खुद जो आवाज़ उठा रहे हैं वो भी रिमार्केबल है। वहाँ पाकिस्तान के अंदर रहकर उन तमाम इश्यूज़ के ऊपर जो कि हम यहाँ सुनकर तकलीफ़ करते हैं, वो बात उठाती हैं, वो
वो काबिल मुबारकबाद है और हमको ऐसे लोगों को भी एनकरेज करना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ मैं ये महसूस करता हूँ कि हमको खुद भी उससे सबक सीखना चाहिए। अगर बराबर के मकान में आग लग रही है तो आग लगने का मसला हम उसकी आग देखकर खुश ना हो, बल्कि हम ये भी देखें कि हमारे यहाँ भी क्या उस तरह के लोग बाग पनप रहे हैं, नहीं पनप रहे हैं। अभी जब पूरी दुनिया मसले अब्दुल कलाम साहब को सैल्यूट कर रही है, हद तो ये कि इवन शिवसेना और बाकी सब लोगों ने जिस तरह से किया है दैट इज रिमार्केबल। लेकिन उसी में एक बीजेपी का एमएलए है जिसका ये ट्विटर के ऊपर बाकायदा कमेंट आ रहा है कि अच्छा वो जल्दी से मर गया, वरना हमारे बहुत सारे राज जो है पाकिस्तान में चले गए होते। हमारे यहाँ भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है। तो हमें ऐसे लोगों से भी होशियार रहना चाहिए जो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और जो पाकिस्तान से हमको सबक सीखना चाहिए कि पाकिस्तान ने जो टेररिज्म का जो जिन किया था वो बाहर आ गया बोतल से, और खुद उनकी जो एग्जिस्टेंस है उसको जबरदस्त नुकसान पहुंचा रहा है। हमको उनसे सबक सीखना होगा। मैं समझता हूँ आज का ये सबक है हमारे लिए। इस पर जवाब मैं संजय जी आपसे चाहूंगी, लेकिन देहलवी साहब आप अपनी बात रख दीजिए यहाँ पर। देखिए, बड़ा धैर्य सुना। मैं 3 बातें बड़ी संक्षेप में कहूँगा, क्योंकि बात चर्चा हम पाकिस्तान पे कर रहे हैं, तारिक साहब भी सुन रहे हैं, महर भी होंगी। पाकिस्तान की बुनियाद जो राकेश जी ने भी कहा, पाकिस्तान एक ऐसा कंफ्यूज कंट्री है जिसको उसके क़याम से नहीं मालूम था कि उसका है क्या। वो मोहनजोदाड़ो से जोड़ें या हड़प्पा से जोड़ें या 712 से मोहम्मद बिन कासिम से अपने आप को जोड़ें, ये उनकी बड़ी परेशानी थी। जो तारिक साहब कह रहे हैं, तारिक साहब मेरे नज़दीक को नई बात नहीं कह रहे, बल्कि 19 अगस्त 1947 को मौलाना आज़ाद ने इसी दिल्ली के जामा मस्जिद में कहा था, जा तो रहे हो लेकिन वो ज़माना करीब है जब पंजाबी पंजाब मांगेगा, सिंधी सिंध मांगेगा, बलोची बलोच मांगेगा। उस वक्त उस मुल्क में तुम्हारी हैसियत एक बिन बुलाए मेहमान की होगी। हिंदू वक्ती तौर से तुमसे किसी चीज़ में इख्तिलाफ तो कर सकता है, लेकिन वो तुम्हारा अबदी दुश्मन नहीं है। लेकिन जिस मुल्क में तुम जा रहे हो वहाँ तुम्हारे सकाफती यानी कल्चरल दुश्मन हर हाल में मौजूद रहेंगे। तो ये मौलाना आज़ाद बहुत पहले कह चुके हैं। दूसरी चीज़, इस हमारे मुल्क की खूबी और पाकिस्तान की खूब बदनसीबी ये है कि वो मुल्क आज तक अपने लिए कोई ऐसा दस्तूर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सका जहां वो बलाचियों को या कबायली लोगों को, ट्राइबल लोगों को, माइनॉरिटीज को कोई तहफ़्फ़ुज़ दे सकता। लेकिन मेरे मुल्क का ये फ़ख्र है जिसमें गांधी पैदा हुए, जिसमें अम्बेडकर पैदा हुए, जहां पटेल और अबुल कलाम आज़ाद थे। उन्होंने मुझको एक ऐसा संविधान दिया है जिस संविधान में नागा ट्राइबल को भी पूरा हक हासिल है और सिख और मुसलमान और हिंदुओं को भी उनके पूरे इख्तियारात हासिल हैं। तीसरी अहम तरीन चीज़ ये है कि अब हमको पाकिस्तान ने महर बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान को अब ये समझना पड़ेगा कि वो अपनी मौजूदा नस्लों को, जो पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुका है, उस पाकिस्तान के अंदर आज हिंदुस्तानी अदाकारों से लेकर खुद मजहबी यानी मौलाना आज़ाद आज की तारीख में सबसे ज़्यादा बिकने वाले वहाँ राइटर हैं जो बार बार पढ़े जा रहे हैं और इनके बारे में कहा जा रहा है। मुझको याद है तारिक साहब ने तो ये बात कनाडा में कही है, अभी पाकिस्तान में खालिद साहब ने ये बात कही थी, भाई मुझको ये बताओ क्या भिंडी जो है वो हिंदू होती है या करेला जो है वो हिंदू होता है? अरे उन्होंने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी नवाज शरीफ से ये कह के गए थे कि मैं चीनी की बोरी लाहौर में लाके रखूंगा, आप चावल की बोरी मेरे पंजाब में लाके रखना। लेकिन उस पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि अपनी तकदीर को वो बीजिंग को तो सुपुर्द कर सकता है, अमेरिका के तो सुपुर्द कर सकता है, लेकिन जो हमारे पुरख आपस में, अगर जो ईरानी आए, जो सऊदिया, वो अलग थे, लेकिन जो एक साथ रहे थे उनके साथ वो शेयर नहीं कर। और बदकिस्मती से इस मुल्क में भी एक ऐसी सोच पैदा हो रही है जो कभी संविधान को बदलने की बात करती है, माइनॉरिटीज को, ट्राइबल्स को, जो लोगों को इख्तियार, इसलिए इस मुल्क को भी समझना होगा और उनको भी समझना होगा कि इस मुल्क में भी वो सोच नहीं चल सकती जिसकी वजह से पाकिस्तान आज बर्बाद हो रहा है। चलिए मेहर से बात करेंगे। संजय कौल जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा जो कि कमाल फारूकी साहब ने उठाया है कि पड़ोस में अगर आग लग रही हो तो उससे हमें भी कुछ सीख लेना चाहिए। और जो सवाल मैंने शुरुआत में आपसे किया था उसी का जवाब अब फारूकी साहब ने वही सवाल उठाया, उसका जवाब दे दीजिए। क्या हमें भी सीखने की कुछ जरूरत है यहाँ पर? हाँ, मगर जब पड़ोसी जिसमें आग लगी हुई है पड़ोस में, जब आपके घर में भी आग लगाना चाहे तो फिर आपको क्या करना चाहिए? फारूकी साहब इसका भी जवाब देंगे। अरे साहब लड़ेंगे, अगर उनको मालूम नहीं है कि कश्मीर में वो क्या कर रहे हैं या उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, तो मुझे लगता है उनको भी इतिहास दोबारा से समझना चाहिए। लेकिन ये मुद्दा असली नहीं है। मुद्दा सही सचमुच का ये है कि पाकिस्तान में जो हालात हैं वो किस कारण है और उसको समझने की कोशिश की गई है। मुझे लगता है तारिक साहब ने जो रोशनी डाली है, ये इस पे तवज्जो की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि वो जो कह रहे हैं वो इंसानियत की बात कह रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि तुम अपने आप को तय तो कर लो, तुम हो क्या। आप लोग कह रहे हैं पाकिस्तान कंफ्यूज्ड है, मैं कहता हूं पाकिस्तान फोकस्ड है और उसका एक ही फोकस है कि हम किस तरह से दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करें, कहां कहां करें, किधर किधर ले जाएं। पाकिस्तान को समझने की आवश्यकता है कि वो अपने आप से पूछे
कि उसके अंदर के लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। हाँ। क्या वो आजाद है? ये वही मुल्क है जहां पर लोग जब चाहे बच्चों को स्कूल पढ़ते हुए बच्चों को गोली से मार देते हैं, खत्म कर देते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने मुसलमानों को ज्यादा मारा है। ये वो मुसलमान हैं जो कश्मीर में आके कश्मीरी मुसलमानों को मार रहे हैं। ये हिंदुस्तान के मुसलमानों को भड़का रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये लोग अपने घर तो आग लगाने को तैयार हैं, आपका घर भी जलाने को तैयार है। और हम वो लोग हैं, वो कहते हैं तुम जहां हो जैसे हो साथ रह लेंगे। वही ये बात कहते आती हैं, है, हम वही रहे बात न रहे, तुम्हें न रहने देंगे। वही बात लेकिन आती है कि हम संजय क्या मेहर सीखें सोचिए, फिर तारे उससे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। लेकिन संजय मेरी आपसे एक बड़ी अदब के साथ एक बात है कि जो लोग बिल्कुल जो आपने कहा वो बात से संजय कौल की भी है, कमाल फारूकी की भी है, मीम अफजल की भी है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारा कहना यह है कि तारिक साहब ने जो कहा बहुत अच्छा, लेकिन पाकिस्तान में जो एक ऐसी आवाजें हैं जो लगातार वहां पे माइनॉरिटीज के लिए बातें कर रही हैं, पाकिस्तान में रह के जो है हिंदुओं के लिए बात करती हैं, ननकाना साहब के लिए बातें करती हैं, बलूचिस्तान की बात करती हैं, हमको उनको भी इनकरेज करना चाहिए। हम ये नहीं समझें कि जो लोग बाहर आए और वो कोई बात कहें। इसलिए हमको एक अच्छे पड़ोसी के साथ जो कुछ सलूक है पाकिस्तान ने जो करा कभी कामयाब नहीं होने दिया गया। और 67 साल गवाह हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान ने बबांगे दहल कहा कि पाकिस्तान का वजूद ही हमारे लिए खराब सपना था, एक दुखद सपना था। और उस सपने को आज सबसे ज्यादा जो भुगता है वो कश्मीर ने भुगता है और आज बलूचिस्तान उसको भुगत रहा है। हाँ। लेकिन महर तरार हो, अस्मा जहांगीर हो, इन लोगों की जो आवाज है, जो आजाद ख्याल आवाज है, हमको उसको भी सुनना पड़ेगा। ठीक है, मैं जवाब लूंगी। हमारे साथ मौलाना सुफियान साहब मौजूद है। मौलाना साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी किस चीज का शिकार हो रहा है पाकिस्तान, आजाद होते हुए भी क्यों गुलाम है? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो मुझे लगता है कि इस्लाम की सही तर्जुमानी या इस्लाम को समझने की है। इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने आया है और किसी से मख्फी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर एक मुसलमान है जो दूसरे मुसलमान को कत्ल करता है और सिर्फ इस्लाम के नाम पर कत्ल करता है। कत्ल करने वाला जो कत्ल कर रहा है वो भी अपने आप को इस्लाम का शैदाई, इस्लाम के नाम पर मारने वाला, और जो कत्ल हो रहा है वो भी इस्लाम के नाम पर मरने वाला समझ रहा है। देखिए, मैं अभी हाल ही में कुछ गालिबन सऊदी अरब के अंदर कुछ पाकिस्तानियों से मिला जो बहुत ज्यादा एक हाई स्टैंडर्ड लेवल के पाकिस्तानी थे। उन्होंने जो अलमिया बयान किया वो मैं आपके सामने रखता हूं, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वहां पर। उन्होंने बयान किया कि मुझे और खासतौर पे एक आम पाकिस्तानी को, जो सेकुलर पाकिस्तानी है, उसको मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़ने में, बाजारों में जाने में और यहां तक कि शॉपिंग मॉल के अंदर जाने में ये खदशा और ये डर महसूस होता है कि कहीं किसी जगह, किसी वक्त, किसी जगह पर कहीं बम तो नहीं है, कहीं हम हलाकत का शिकार तो नहीं हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन जो पाकिस्तान के अंदर बनाई गई है सिर्फ इस्लाम के नाम पर, एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान से, एक भाई को दूसरे भाई से, एक हम वतन को दूसरे हम वतन से लड़ाने की जो ये एक फ्लॉप कोशिश की गई है, जिसका खामियाजा आज पाकिस्तान ने, चाहे वो पेशावर का हमला हो, चाहे बलूचिस्तान के अंदर दूसरे हमले हों, उन तमाम हमलों को देखते हुए हम ये बात यकीनी तौर पर कह सकते हैं कि आज उसका सबसे बड़ा खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। मेयर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हर मुल्क की तरक्की, मुल्क का जो संविधान होता है वो गारंटी देता है तरक्की की, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। आप लोग आजाद हैं लेकिन फिर भी गुलाम है। क्यों ऐसा हो रहा है? मेयर, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ जी, आपको आ रही है मेरी आवाज? जी बिल्कुल, हम सुन सकते हैं आपको। जी, असल में बात सारी है कि आप लोग सारे जो इश्यूज उठा रहे हैं, ऑफ कोर्स मुझे कोई खुशी नहीं हो रही किसी और मुल्क से ये बातें सुन के, बट ऑफ कोर्स ये सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, इनके बारे में लिखते हैं, इनके बारे में बोलते हैं और इनको कंडेम करते हैं। अब ये बहुत अच्छी बात है कि सोशल मीडिया की वजह से और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी इतनी आज़ादी आ गई है कि लोगों ने अब इन इश्यूज को बहुत ज्यादा हाईलाइट करना शुरू कर दिया है। एंड देयर आई बिलीव विल डू अ लॉट ऑफ गुड टू पाकिस्तान, क्योंकि पहले बहुत सारी चीजों का, बहुत सारी बातों का लोगों को पता नहीं था चलता। मैं सिर्फ ये मिसकंसेप्शन दूर करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने फॉर इंस्टेंस 3 दिन पहले एक आर्टिकल लिखा है आपके इंडिया टुडे की वेबसाइट के लिए डॉक्टर कलाम पे। मैंने उनको ट्रिब्यूट पेश किया एज अ पाकिस्तानी, और वो सब इंडियंस ने पढ़ा और उन्होंने बहुत पसंद किया। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि एज अ पाकिस्तानी मेरे ये ख्यालात हैं आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट के बारे में। और उस आर्टिकल की जितने पाकिस्तानियों ने पढ़ा उन्होंने भी उसकी बहुत तारीफ की और उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही फैबुलस किस्म के इंसान थे और हमें बड़ी खुशी हुई उनके बारे में पढ़ के। आपके ये सारी जो बातें हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस,
क्योंकि रिलीजन को कैसे यूज किया गया, एमडीज के साथ क्या हुआ, शियाज के साथ क्या होता है, हजारात के साथ क्या होता है, बलोचिस्तान में क्या हो रहा है, एक एक चीज के बारे में हमें पता है, हम उसके बारे में बोलते हैं और कोशिश कर रहे हैं अपने बोलने की वजह से कि उनके लिए कुछ कोई ना कोई एक्शन भी होता रहे। और पाकिस्तान का आइडेंटिटी क्राइसिस हमें हमेशा से नजर आ रहा है, क्योंकि इस्लाम को ना सही तरह लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि इस्लाम को सही तरह फॉलो करते तो आराम सुकून से एक दूसरे के साथ रह लेते, क्योंकि इस्लाम में किसी जगह पे भी नहीं है कि दूसरे रिलीजन के लोगों के ऊपर जबरदस्ती अपना रिलीजन को या उनको जबरदस्ती कन्वर्ट करो या उनको उनकी कुरान मजीद में क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ है कि हर इंसान को अपने मजहब के हिसाब से जिंदगी गुजारने की इजाजत है। इस्लाम ने भी यही कहा, कायदे आज़म ने भी यही कहा, बट उसके बावजूद पाकिस्तान became a mess because of the exploitation certain people try to do using religion as a tool। हम ये बात एक्सेप्ट करते हैं और सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि उसके बारे में बहुत ज्यादा अवेयरनेस है और लोग बहुत ज्यादा इन चीजों के बारे में उन्होंने बोलना और एक्शन लेना शुरू कर दिया है। यहाँ पे हर उस मुल्ला के बारे में जो कि लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, लोगों को यूज करते हैं, लोगों के बारे में बुरी बातें करें, पाकिस्तान से आवाज उठती है। लेकिन मेहर आम लोग एक छोटा सा सवाल है मेरा। तारिक साहब आप भी हमारे साथ हैं। तारिक साहब सुन रहे हैं मेरे को आप? जी तारिक साहब बताइएगा अगर आप मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं। मेहर, आप जैसे बहुत से लोग पाकिस्तान में हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं, जो नफरत नहीं रखते, जिनके दिलों में नफरत नहीं है, जो अपने देश की तरक्की के बारे में सिर्फ सोचते हैं, लेकिन फिर भी वहां पर एक तबका ऐसा है जिनकी सियासत सिर्फ और सिर्फ इस बात से चलती है कि उन्होंने हिंदुस्तान के साथ किस तरीके से टक्कर ली या हिंदुस्तान को किस तरीके से जवाब दिया, और उनकी सियासत बिल्कुल इस तरीके से चलती है। तमाम सियासतदान, तमाम सियासी पार्टियां हैं, ये बात मानेंगी आप? ये मैं सियासी पार्टियों के बारे में तो मैं नहीं कहती, क्योंकि जब हमारे इलेक्शन वगैरह होते हैं उनकी स्पीचेस में या उनके मैनिफेस्टोज में इंडिया का ना जिक्र आता है, ना इंडिया का नाम आता है। बट ऑफ कोर्स इट्स अनडिनाइबल, इंडिया सेंट्रिक पॉलिसी हमेशा पाकिस्तान की रही है। उसको डिनाई करना तो एक्चुअली एलिफेंट क्या कमरे में, ये तो मैं कहूँगी कि मेरा नाम मेहर नहीं है, उस तरह की बात आई वुड नेवर डिनाई दैट। लेकिन वही मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तान में जितनी जो प्राइस पे की है या जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है या पाकिस्तान के जो हालात हो रहे हैं, ऑफ कोर्स पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट को इतनी उनमें सेंस है कि सर्टेन पॉलिसीज इवन इफ दे वरंट ट्राइंग टू, उनका कोई किसी को इंटेंशन हार्म करने का नहीं था, लेकिन सबसे ज्यादा पाकिस्तान को हार्म करने खुद कर लिया। तारिक साहब मैं लौटती हूँ। तारिक साहब इस पर अपनी बात रख दीजिए। हेलो जी तारिक साहब, इस पर अपनी बात रख दीजिए। आप या पीछे अजान हो रही है या कुछ ऐसा है? जी हेलो, जहां मेहर बैठी है शायद वहां हो रही है। जी आप अपनी बात रखिए। तो जरा पाकिस्तान में अजान का टाइम नहीं है, ये मेरे पीछे अजान नहीं हो रही। तो मतलब आई थिंक ये इंडिया की आवाज आ रही है। देखिए, एक बड़ा बेसिक मसला है यहाँ पे। मौलाना सुफियान साहब के उधर हो रही है शायद, जी तक पाकिस्तानी लखनऊ में हो रही है, उधर से आवाज आ रही है, चाहे वो कोई हो, इसको पर्सनलाइज करने की जरूरत नहीं है। इशू ये है कि मोहम्मद अली जिन्ना, जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं था, जिसकी टू नेशन थ्योरी 1971 में नाकाम हो गई, कोई है पूरे पाकिस्तान में जो कह सके कि ये गलती हुई 47 में? नंबर 2, 1948 में एक आजाद मुमलिकत पे पाकिस्तान की फौज ने पहले तो हमला किया जम्मू कश्मीर पे, दूसरा उन्होंने जब वहां जंग खत्म हुई उसी फौज को भेज के बलूचिस्तान पे कब्जा किया जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान से पहले आजाद हुआ। वो फौज भेज के कत्लेआमों के 5-6 जंगें हो चुकी हैं वहां, अभी सिविल वॉर चल रही है। ये जिसको आप पाकिस्तान में लिबरल, सेक्युलर, ये अमन की आशा कैटेगरी के लोग जो हैं, ये हिंदुस्तान पे थोड़ा सा पर्दा डाल रहे ना वो सच बात कह पा रहे हैं आपको कि जो नफरत स्कूलों में, सोशल सर्कल्स में, और एंड में बात आती है कि क्या आप लाहौर और कसूर को राम के शहर जानते, समझते हैं ही नहीं। अब जितने भी आए हैं आपके पाकिस्तान से हिंदुस्तान लोग आते हैं, वो दिल्ली क्यों जाते हैं? जबकि दुनिया में पहली मस्जिद जो बनी इस्लाम में
पैगंबर इस्लाम की जिंदगी में वो कोचिंग के 20 मील शुमाल में बनी। आप इनसे पूछें क्यों नहीं जाते वहां जियारत के लिए ये पाकिस्तानी, इनको क्यों रेड फोर्ट नजर आता है, क्यों ये दिल्ली के इर्द गिर्द घूमते हैं कि यहाँ खिल्जी ने ये किया था और यहाँ बाबर ने ये किया था और तैमूर ने ये किया था। क्या बच्चों के नाम तैमूर नहीं रखे जा रहे? क्या मिजाज के नाम अब्दाली नहीं रखे उन्होंने? Tariq Saab, now you are defaming my daily because you do not know कमाल what... फारूकी साहब जवाब दे रहे हैं इसका। Tariq कमाल Saab, you are फारूकी defaming my daily because you do not know. Please, excuse me, Mr. Tariq. Perhaps you do not know what historical background Delhi has got. Perhaps you do not know about this. Delhi is being loved by everybody, whether they are coming from Pakistan or they are coming from any other country. So please don't try to be focused like this, which you are trying to do. That is not fair. No, पांडवों की जमीन भी है, वो मुसलमानों की जमीन भी है, वो सिखों की जमीन भी है। राकेश सिन्हा जी इसका जवाब देना चाहेंगे? मैं तारिक साहब आपसे छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ। मैं दिल्ली साहब बस एक सेकंड। मोहम्मद अली जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को हमने कभी कबूल नहीं किया। एक मिनट में शांत हो जाए लोग। सबसे बड़े मैं लौट रहा हूं राकेश जी, बस अपनी बात रख लें। आपको 67 साल लग गए टू नेशन थ्योरी को कंडम करने के लिए, और आज आप बैठ के दिल्ली में जो है, जो दिल्ली इंद्रप्रस्थ भी है, जो सिखों के गुरुओं की जो कुर्बानगाह भी है, आप उस दिल्ली को डिफीट कर रहे हैं। जी इन्हें शांत तो कीजिए। जी राकेश जी मैं एक साथ जवाब ले लूंगी तारिक साहब आपसे। राकेश जी जो तारिक साहब कह रहे हैं वो बहुत यथार्थ को बता रहे हैं। देखिए, एक सभ्यता और एक संस्कृति होती है। पाकिस्तान जब आंदोलन हुआ तो एक सभ्यता और संस्कृति से तोड़ने के लिए इस्लाम के धर्म से जो का इस तरह से व्याख्या की गई, एक नफरत का बीज बोया गया जिससे एक अलग राज्य बने। लेकिन पाणिनि का जन्म स्थान आज पाकिस्तान में है, लाहौर का इतिहास हमारे साथ है, तो उस इतिहास और संस्कृति से आप कैसे कट सकते हैं? जब सभ्यता और संस्कृति से आप कृत्रिम रूप से कटना चाहते हैं तो आपको कई प्रकार के द्वंद्व से, संघर्ष से गुजरना पड़ता है। पाकिस्तान वही द्वंद्व और संघर्ष से गुजर रहा है। आपको उस सभ्यता और संस्कृति और उस विरासत को मानना ही पड़ेगा, चाहे मुसलमान कहीं का भी हो, हिंदू कहीं का भी हो, वो अपनी सभ्यता और संस्कृति से नहीं कर सकता है। उस विरासत को मानिए। जड़ें दोनों मुल्कों की एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। वो प्रयोग विफल हुआ है। विफलता ऐसी है जो एक संकट बनता जा रहा है। यह संदेश उन लोगों के लिए भी है जो यहाँ बैठकर अपनी विरासत का अपमान करते हैं, विरासत से टूटना चाहते हैं। हाँ। इसीलिए तारिक साहब ने जो एक बात कही, चेरामन मॉस्क की बात कही, दुनिया का दूसरा सबसे पुराना मस्जिद भारत में है, केरल के मालवार में। किसने बनाया? हिंदू राजा ने बनाया। हाँ। आज वहाँ पीतल का दिया आज भी जलता है। आप उसको क्यों नहीं सेलिब्रेट करते हैं? इसलिए नहीं करते हैं कि आप सभ्यता और संस्कृति का हिस्सा बनना चाहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन ये हम दोनों का कॉमन है, बहुत सी चीजें कॉमन है, संस्कृति कॉमन है। जी मेरा एक आखिरी रिएक्शन आपका, एक आखिरी रिएक्शन दोनों हिंदुस्तान और पाकिस्तानियों से जी, कि आप मोहम्मद बिन कासिम के सन 711 के हमले को कैसे कहते हैं कि ये इस्लाम की आमद है हिंदुस्तान में? पड़ेंगी आपको कोई अंदाजा नहीं है। पाकिस्तान ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी, माफ कीजिएगा, एक रिएक्शन में चाह रही थी आखिर में मेहर तरार का ले लिया जाए, लेकिन वक्त की कमी है। तमाम खास मेहमानों का यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया। लेकिन एक सवाल जो शुरुआत में हमने पूछा था 8 बजे के अपने बुलेटिन की शुरुआत में कि क्या पाकिस्तान खुद और दूसरों के लिए बन चुका है आफत, आपके बहुत सारे जवाब मिले। 96% लोगों ने बोला है हाँ बन चुका है आफत और 4% लोग इस इत्तेफाक नहीं रखते हैं। बहरहाल